दोस्तों, क्या हुआ जब एक गरीब बाप अपने बेटे के साथ गाड़ी लेने शोरूम गया, लेकिन शोरूम का मालिक यह कहकर भगा देता है कि तुम जैसे गरीबों की यहां गाड़ी खरीदने की औकात नहीं है। लेकिन जब लड़का अपने असली रूप में आया, तो फटी जेब से चेक बुक निकालकर एक झटके में पूरा शोरूम ही खरीद डाला। उसके बाद फिर ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां एक गरीब परिवार रहता था। माता पिता के साथ एक लड़का था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम अपने घर की तंगी और गरीबी को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके माता पिता उसे हमेशा नालायक और बेकार समझते थे। उसे हर वक्त सुनना पड़ता था, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की कुछ नहीं, तू सिर्फ हमारे ऊपर बोझ है। पर विक्रम में कुछ खास था जो किसी को दिखता नहीं था। वो हर बात चुपचाप सुनता, पर उसकी आंखों में ठान लेने वाला सन्नाटा रहता। उसकी एक बड़ी बहन थी, रानी, उम्र करीब 21 साल। गांव में यह उम्र शादी की हो जाती है। माँ पिता परेशान रहते थे कि कब इसका ब्याह करे, लेकिन मुश्किल थी कि दहेज का इंतजाम कहां से हो। रानी समझदार थी, वह जानती थी कि घर की हालत क्या है। वह खुद कहती थी, माँ बापू, मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? विक्रम पढ़ाई कर ले, कुछ काम पकड़ ले, फिर आराम से मेरी शादी कर लेना। लेकिन गांव का माहौल ऐसा था कि जवान लड़की का घर में रहना भी ताना बन जाता था। एक दिन की बात है, विक्रम अपने पिता रामलाल के साथ पास के शहर गया। रामलाल के किसी पुराने दोस्त ने कहा था, मैं थोड़ी सी मदद कर दूंगा, तुम्हें एक नई गाड़ी दिलवा दूंगा, आ जाना। विक्रम के दिल में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। अगर कार आ गई तो गांव में टैक्सी चलाएंगे, कुछ आमदनी होगी। वो दोनों शहर के एक चमचमाते कार शोरूम में गए। दुकान के बाहर खड़ी नई कारें, अंदर एसी की ठंडी हवा और शीशों की दीवारें, गांव से आए रामलाल और विक्रम को यह दुनिया किसी सपने जैसी लगी। लेकिन शोरूम में घुसते ही सेल्समैन ने उन्हें जिस तरह देखा, वो नजर काटने वाली थी। उसने विक्रम के गंदे चप्पल, पसीने से भीगी कमीज और पिता के पुराने झोले को देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, देखिए साहब, यहां गाड़ी देखने का कोई चार्ज नहीं है, पर यह जगह आपके लिए नहीं है। बाहर सेकंड हैंड कार की दुकानें हैं, वहीं जाइए। रामलाल ने विनम्रता से कहा, भैया, एक दोस्त ने भेजा है। उसने कहा था, अरे भैया, हर कोई कहता है जान पहचान है, पर खरीदने लायक हो तब बात करना, यहां टाइम पास करने मत आओ। सेल्समैन झल्लाते हुए बोला। विक्रम कुछ नहीं बोला, बस एक तक उस शोरूम को देखता रहा। बाहर निकले तो रामलाल की आंखें भर आई थीं, पर उन्होंने विक्रम से कुछ नहीं कहा। लेकिन विक्रम के दिल में कुछ टूट गया था, या शायद कुछ बन गया था। रात को घर लौटे तो मां पूछने लगी, गाड़ी मिली? रामलाल ने झूठ मुस्कुराते हुए कहा, वो दोस्त नहीं मिला, अगली बार देखेंगे। विक्रम चुपचाप अंदर चला गया, कमरे में जाकर लेट गया। छत से टपकता पानी सिर के पास गिर रहा था, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका दिमाग किसी और दुनिया में था। उसे आज समझ में आ गया था कि गरीबी सिर्फ पेट काटती नहीं, आत्मा भी खा जाती है। इसी बीच एक और हादसा हुआ जिसने जैसे आग में घी डाल दिया। रानी की शादी तय हो गई थी। एक अच्छा घर था, लड़का शहर में प्राइवेट नौकरी करता था। दहेज में मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग थी। जैसे तैसे करके रामलाल ने गांव के साहूकार से ब्याज पर पैसा लिया और मां ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। शादी का दिन आया, बारात आई, बैंड बाजा बजा, गांव के लोग जमा हुए। लेकिन मंडप पर लड़के वालों ने दहेज के पैसे पूरे न होने का बहाना बनाकर शादी तोड़ दी। हमारे बेटे की इज्जत है, हम भीख नहीं मांग रहे, ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। और पूरा मंडप सन्न हो गया। रानी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, मानो पत्थर हो गई हो। मां मूर्छित हो गई। रामलाल को दिल का दौरा पड़ा और विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। गांव वालों ने बातें उड़ानी शुरू कर दी। बेइज्जती की भी हद होती है, लड़की जवान है, अब कौन करेगा शादी, और घर के लड़के किसी काम के नहीं। उस दिन विक्रम की आंखों में आंसू नहीं थे, पर अग्नि जल रही थी। उस रात उसने पहली बार खुद से वादा किया, अब सिर्फ एक ही सपना है, पैसा, इतना पैसा कि यह गांव, यह समाज और वह शोरूम वाला सबको उनकी औकात दिखा दूंगा। शादी टूटने के बाद जैसे सब कुछ बिखर गया था।
घर की दीवारें भी जैसे उदास हो गई थीं। माँ चुपचाप खाट पर लेटी रहती। पिता का इलाज चल रहा था और रानी वह तो जैसे बोलना ही भूल गई थी। कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं कहती। गांव वालों की बातें कान में पड़ती, पर वह बस छत की तरफ देखती रहती। और विक्रम, वो अब पहले वाला विक्रम नहीं था। अब उसकी आंखों में सन्नाटा नहीं, आग थी। गांव के लोग सोचते थे कि वह भी टूट जाएगा, लेकिन वह तो जैसे भीतर से और मजबूत हो गया था। अब वह न ज्यादा बोलता था, न किसी से नजर मिलाता। दिन में काम करता और रात में पढ़ता। मोबाइल में नेट नहीं होता था, तो गांव से 4 किलोमीटर दूर जाकर पेड़ के नीचे बैठकर नेटवर्क पकड़ता। कभी दोस्त से हॉटस्पॉट मांगता। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ नौकरी करूंगा तो मैं अपने जीवन में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं उखाड़ पाऊंगा। मुझे ऐसा करना होगा जिससे मैं पैसा कागज की तरह छापूं। और कागज की तरह पैसा छापने का सिर्फ एक ही तरीका था, शेयर मार्केट। उसने ठान लिया था, अब नौकरी नहीं, अब बड़ा खेल खेलना है। शेयर मार्केट उसकी जिंदगी का नया सपना बन गया था। उसे समझ आ चुका था कि अगर वक्त रहते दिमाग और जानकारी से खेला जाए तो पैसा बस कागज का खेल है। पर शुरुआत आसान नहीं थी। एक रात जब सब सो गए, विक्रम छत पर बैठा रहा। चांदनी रात थी, लेकिन उसका चेहरा किसी तूफान जैसा था। उसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था, जिसमें उसने अब तक सीखी हर चीज लिख रखी थी। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट सेलिंग। सुबह होते ही उसने फैसला लिया, अब गांव छोड़ना होगा। पिता की तबीयत थोड़ी संभली थी, मां धीरे धीरे घर के काम में लग रही थी और रानी भी कुछ कुछ बातें करने लगी थी। विक्रम ने मां से कहा, अम्मा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं पढ़ाई के लिए, पर मैं वादा करता हूं इस बार लौटूंगा तो सब बदल चुका होगा। मां ने बस इतना कहा, बेटा, तू जो भी कर, खुदा से दुआ है, तू टूटना मत। विक्रम शहर पहुंचा। वहां उसने एक सस्ता कमरा लिया, जहां सीलन भरी दीवारें थीं और एक खिड़की भी नहीं थी। लेकिन उसी कमरे में उसने अपना सबसे बड़ा सपना बो दिया। वह दिन में इंटरनेट कैफे जाकर घंटों बैठता, यूट्यूब, ब्लॉग्स, न्यूज आर्टिकल्स, ट्रेंडिंग ग्राफ्स, सब कुछ पढ़ता और समझता। कई बार भूखा रह जाता। पैसे नहीं होते थे खाना खाने के, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। एक बार तो भूख के मारे बेहोश हो गया था। हॉस्पिटल में जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है। पर विक्रम को आराम नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। एक दिन एक वीडियो में उसने सुना, शेयर मार्केट में समझ और संयम से खेलो तो पैसा छपाई की तरह आता है, लेकिन लालच से खेलो तो सब कुछ मिट्टी हो जाता है। उसने इस बात को दिल पर ले लिया। अब वह दिन रात डेमो ट्रेडिंग करता, यानी बिना असली पैसे लगाए मार्केट की चालों को समझता। कुछ महीनों बाद उसने गांव के एक पुराने जान पहचान वाले से 5,000 उधार लिए। उसे बताया कि एक कोर्स करना है। उस पैसे से उसने अपना पहला छोटा सा रियल ट्रेड किया और यहीं से खेल शुरू हुआ। पहली बार जब उसे मुनाफा हुआ तो वह हंस नहीं पाया, बस आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी को शुक्रिया कहा हो। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह हर ट्रेंड को पकड़ना सीख गया था। उसे पता था कब कौन सा स्टॉक चढ़ेगा, कब कौन सा गिरेगा। और सबसे बड़ी बात, वो अब भी वही विक्रम था, जो पहले दिन जैसी भूख, पहले दिन जैसा जुनून लेकर ट्रेड करता। कई बार घाटा भी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। जब उसका खाता पहली बार 1 लाख पार हुआ तो उसने मां को कॉल किया, अम्मा, अब चिंता मत करना, अब घर की हालत बदलेगी। लेकिन मां को तब भी नहीं पता था कि विक्रम असल में क्या कर रहा है। उन्होंने बस इतना कहा, खुश रह बेटा, यह जान के ही सुकून है। कुछ ही महीनों में विक्रम लाखों में खेलने लगा। उसने एक फंड शुरू किया, जिसमें कुछ पुराने दोस्तों को भी जोड़ा। उसने उन्हें पैसे कमाने के तरीके सिखाए, उनकी मदद की, लेकिन खुद को अब भी छुपा कर रखा। उसे शोरूम वाला याद था, वो घिनौनी हंसी, वह तिरस्कार भरी नजर, सब कुछ उसकी रग रग में बसा था। और फिर एक दिन विक्रम ने खुद को बदलने की ठानी। उसने कुछ अच्छे कपड़े लिए, बाल ठीक करवाए और एक नई कार बुक की, कैश पेमेंट पर। कार डिलीवर होने के दिन उसने वही शोरूम चुना, वही जो उसे और उसके पिता को कभी बेइज्जत कर चुका था। वह कार खरीदने नहीं गया था, वह बदला लेने गया था।
शोरूम में घुसा तो वहां वही पुराना मैनेजर था। विक्रम को पहचाना नहीं, लेकिन नजर वही थी, घमंड और तिरस्कार से भरी। जी, क्या चाहिए आपको? उसने पूछा। विक्रम मुस्कुराया। वो गाड़ी देख रहे हैं आप, वो चाहिए। मैनेजर ने कहा, यह गाड़ी काफी महंगी है, क्या आप पेमेंट करने की स्थिति में हैं? विक्रम ने चुपचाप एक फाइल टेबल पर रख दी। अंदर बैंक स्टेटमेंट, डीमैट अकाउंट की कॉपी और उसके फंड के दस्तावेज थे। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। आप विक्रम चौहान हैं? उसने घबराकर पूछा। हां, विक्रम ने शांत स्वर में कहा, और आज मैं यह गाड़ी नहीं, पूरा शोरूम खरीदने आया हूं। शोरूम का माहौल एकदम सन्न हो गया था। चारों तरफ खामोशी छा गई थी। विक्रम की आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास था। मैनेजर, जो कभी उसके पिता को भगा चुका था, अब कांपते हाथों से कागज पलट रहा था। हर एक पन्ने पर करोड़ों की जानकारी थी। बैंक बैलेंस, प्रॉफिट ग्राफ, निवेश के आंकड़े, वो सब कुछ जो किसी इंसान को आम से खास बना देता है। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना सर? मैनेजर ने डरते हुए पूछा। मजाक? विक्रम हंसा। मजाक तो उस दिन आपने किया था जब मेरे बापू के पैरों के नीचे से कुर्सी खींच दी थी, जब आप बोले थे यह शोरूम गरीबों के लिए नहीं है। आज मैं वही कुर्सी खींचने आया हूं, लेकिन कागज से। विक्रम ने अपने पीए को बुलाया, जो बाहर ही खड़ा था। इनसे बात कीजिए, फाइनल रेट तैयार करवा लीजिए, मुझे आज ही रजिस्ट्री करानी है। शोरूम के बाहर एक नई चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, उसी मॉडल की जिसे देखकर उस दिन विक्रम और उसके पिता लौटे थे। आज वही गाड़ी विक्रम के नाम थी, और शोरूम भी कुछ ही घंटों में उसके नाम होने वाला था। मैनेजर ने गले में अटकती आवाज से कहा, सर, उस दिन मैं आपको पहचान नहीं पाया था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। विक्रम धीरे से बोला, गलतियां इंसान करता है, लेकिन कुछ गलतियां इंसान को इंसान नहीं रहने देती। शोरूम से निकलते वक्त विक्रम ने एक बार पलट कर देखा। वह दरवाजा जहां से उसे और उसके पिता को बाहर निकाल दिया गया था, आज उसी दरवाजे से वह मालिक बनकर बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर उसने फोन उठाया, मां को कॉल किया। अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, मां बोली। अगर मैं कहूं कि अब वो शोरूम मेरा है जिसमें हमें घुसने नहीं दिया गया था, तो क्या आप यकीन करेंगी? मां चुप हो गई। कुछ देर बाद आवाज आई, बेटा, तू अब जो भी कहेगा मैं आंख बंद करके मान लूंगी। तू हमारे लिए जो कर रहा है उसे भगवान देख रहा है। विक्रम की आंखें भीग गईं, पर उसने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। अब वह वक्त नहीं था रोने का, अब वह वक्त था उड़ान का। गांव वापस जाना बाकी था, पर इस बार बिना बताए नहीं। रास्ते में कुछ पुरानी गलियां मिली, वही पगडंडी, वही पीपल का पेड़, सब कुछ वैसा ही था। बस विक्रम अब वैसा नहीं था। गांव पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। पीले नारंगी आसमान में धूल उड़ती थी और बच्चों की खेलती आवाजें गूंज रही थीं। गांव वाले पहले तो पहचान ही नहीं पाए, फिर धीरे धीरे खबर फैल गई। विक्रम लौट आया है। वह जो शहर गया था, अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, करोड़पति, शोरूम खरीद लिया है। गांव की गलियों में जो लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, अब सामने आकर मुस्कुरा रहे थे। विक्रम बेटा, बड़ा आदमी बन गया तू। अरे, तुम्हारी तो किस्मत ही पलट गई रे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि यह लड़का कुछ करके दिखाएगा। विक्रम चुपचाप मुस्कुराता रहा। वो किसी से नाराज नहीं था। उसे अब समझ आ चुका था, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, इरादे नहीं। घर पहुंचा तो मां दहलीज पर बैठी थी। जैसे ही विक्रम सामने आया, मां ने देखा और कुछ देर तक देखती रही। बेटा तू? हाँ अम्मा, मैं ही हूं, विक्रम ने कहा। मां ने उसे गले से लगा लिया। इतने सालों का सब्र जैसे आंखों से बह निकला। रानी दौड़ती हुई आई। भैया, आप आ गए? सच में आप? विक्रम ने उसका माथा चूमा। अब कभी दूर नहीं जाऊंगा, और अब किसी की शादी दहेज के बिना भी होगी, समझी? रानी हंस दी, पर उसकी आंखें बोल रही थीं, मुझे अपने भाई पर गर्व है। पिता अब भी बीमार थे, लेकिन विक्रम ने उन्हें सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराया। डॉक्टर को खास तौर पर कहा, ये मेरे भगवान है, इनकी सेवा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। कुछ हफ्तों में इलाज शुरू हुआ। घर में पहली बार सफेदी हुई, छत की मरम्मत हुई, नया कूलर, नया घर। गांव के लोग अब विक्रम को इज्जत से देखते थे, लेकिन विक्रम को
इज्जत चाहिए भी नहीं थी। उसे अपने परिवार की मुस्कान चाहिए थी और वह अब धीरे धीरे लौट रही थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। विक्रम को याद था जब उसकी बहन की शादी टूटी थी, जब गांव के लोगों ने भरी पंचायत में उनके चरित्र और हैसियत पर सवाल खड़े किए थे, जब उसकी मां चुपचाप सब सुनती रही थी और पिता की आंखें नम थीं, लेकिन कुछ कह नहीं पाए थे। पर अभी भी एक चीज अधूरी थी, वह दूल्हा जिसने बारात लौटा दी थी, वह पंचायत जहां उनके नाम पर कीचड़ उछाला गया था, वह लोग जिन्होंने उसकी मां को रुलाया था। एक दिन विक्रम ने अपने पिताजी से कहा, बापू, अगर आप कहें तो मैं रानी की शादी फिर से तय करूं, लेकिन इस बार शर्तें हमारी होंगी। पिता ने पूछा, बेटा, अब कौन हां करेगा? विक्रम ने कहा, अब हां करने वालों की लाइन लगेगी बापू, लेकिन हमें अपने जैसे इंसान चाहिए जो दहेज नहीं मांगे, इज्जत दे और रानी को साथ निभाने वाला जीवन साथी दे। कुछ हफ्तों बाद रानी की शादी तय हुई, एक शिक्षक से जो खुद एक गरीब परिवार से था, लेकिन सोच से बड़ा था। न दहेज मांगा, न दिखावा, बस एक सादा समारोह, सच्चा रिश्ता। गांव में जब शादी हुई, तब पंचायत के वे लोग भी बुलाए गए जिन्होंने सबसे ज्यादा जलील किया था। विक्रम ने सबसे मुस्कुराकर कहा, आप लोग हमारे सम्मान में आए, यही सबसे बड़ी बात है। मैं किसी से बदला नहीं लेता, बस बदलाव लाता हूं। पंचायत में एक बुजुर्ग खड़ा हुआ जिसके शब्द पूरे गांव ने सुने। बेटा विक्रम, तूने वह कर दिखाया जो हमारे गांव में किसी ने नहीं किया। तू आज सिर्फ अपने मां बाप का नहीं, पूरे गांव का बेटा बन गया है। विक्रम की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वह कमजोरी का नहीं था, वह जीत का आंसू था। रानी की शादी के बाद विक्रम की जिंदगी में जैसे एक नया सवेरा आया था और बहन की मुस्कान में एक नई दुनिया बस गई थी। मगर विक्रम जानता था उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब उसे उड़ना नहीं, उड़ाना था। उस रात जब सब सो चुके थे, विक्रम ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर चार्ट्स, ग्राफ्स, स्टॉक्स और डिजिटल मार्केटिंग के नंबर उभर आए जिनसे वह करोड़ों कमा चुका था। पर आज उसका ध्यान कुछ और था, एक आइडिया, एक बड़ा गेम। उसने खुद से कहा, अब सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, अब इम्पैक्ट चाहिए। विक्रम ने अगले दिन शहर का रुख किया, लेकिन इस बार किसी काम के लिए नहीं, अपनी दुनिया बनाने के लिए। उसे एक टीम बनानी थी। ऐसे लोग चाहिए थे जो जोश से भरे हों और जो भीड़ में खड़े रहकर भी सबसे अलग सोचना जानते हों। कुछ दिन में उसने ऑनलाइन ढूंढकर दो लड़के और एक लड़की की टीम बनाई। एक था आदिल, जो दिल्ली में ऐप डेवलपमेंट सीख रहा था। दूसरा था नितिन, जिन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट कहा जाता था। और तीसरी थी सृष्टि, एक डिजाइनर जिसकी आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर सपने बुनती थीं। विक्रम ने सबसे कहा, पैसे की बात नहीं करेंगे अभी, पहले मैं आपको अपना सपना सुनाता हूं। फिर उसने बताया, मैं एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जो गांव के बच्चों को स्किल सिखाए, एक ऐप, एक वेबसाइट और एक पूरा सिस्टम जो गांव वालों को दिखाए कि डिजिटल दुनिया सिर्फ शहरों के लिए नहीं है। आदिल बोला, भाई, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। विक्रम मुस्कुराया, बड़े सपनों को बड़ा ही होना चाहिए। एक था आदिल, जो दिल्ली में ऐप डेवलपमेंट सीख रहा था। दूसरा था नितिन, जिन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट कहा जाता था। और तीसरी थी सृष्टि, एक डिजाइनर जिसकी आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर सपने बुनती थीं। विक्रम ने सबसे कहा, पैसे की बात नहीं करेंगे अभी, पहले मैं आपको अपना सपना सुनाता हूं। फिर उसने बताया, मैं एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जो गांव के बच्चों को स्किल सिखाए, एक ऐप, एक वेबसाइट और एक पूरा सिस्टम जो गांव वालों को दिखाए कि डिजिटल दुनिया सिर्फ शहरों के लिए नहीं है। आदिल बोला, भाई, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। विक्रम मुस्कुराया, बड़े सपनों को बड़ा ही होना चाहिए। टीम बन गई और अगले कुछ महीने उनकी जिंदगी का सबसे कठिन, सबसे जुनूनी दौर बना। ऐप का नाम रखा गया उड़ान, मतलब अपनी जड़ों से जुड़ो और डिजिटल दुनिया में उड़ो। धीरे धीरे उड़ान ऐप दूसरे गांवों में भी फैलने लगी। सोशल मीडिया पर विक्रम की कहानी वायरल हो गई। लोग कहने लगे, ये वह लड़का है जो खुद नीचे से ऊपर आया और अब सबको ऊपर लाना चाहता है। कई बड़े निवेशकों ने विक्रम से संपर्क किया। उन्होंने ऑफर दिया, हम 5 करोड़ लगाते हैं,
ऐप हमें दे दो। लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। ये ऐप मेरे खून पसीने से बना है, मैं इसे बेचने के लिए नहीं, देने के लिए बना रहा हूं। अब वह सिर्फ विक्रम नहीं था, वो एक मिशन था। पर उसके अंदर अब भी एक बात चुभ रही थी। वो शोरूम, वही शोरूम जहां उसे और उसके पिता को सिर्फ उनके कपड़े और चाल ढाल देखकर दरवाजे से लौटा दिया गया था। उस अपमान का जख्म आज भी उसकी यादों में ताजा था। एक बार बदला लेने के बाद भी उसके मन में ठंडक नहीं पड़ी थी। वह अपने बापू के सामने उनकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। सुबह सुबह उसने अपने पिताजी से कहा, बापू, चलो कहीं चलते हैं। पिता बोले, कहाँ? वो शोरूम याद है? पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ बेटा, वो दिन कभी नहीं भूल सकता। पर वहां अब क्यों? बस चलिए, कुछ चीजें अधूरी रह गई थीं। विक्रम ने अपने लिए साधारण कुर्ता पायजामा ही चुना और पिता को भी पुराने कपड़े पहनने दिए। उसकी गाड़ी अब मर्सिडीज थी, लेकिन वह आज भी अपनी पुरानी सेकंड हैंड कार से निकल पड़ा। वो चाहता था कि कहानी पूरी हो, वैसे ही जैसे अधूरी छूटी थी। शहर की सड़कों पर जब कार चल रही थी, विक्रम की आंखों में वह पुराना मंजर बार बार घूम रहा था, जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे वे इंसान ही ना हो। शोरूम वही था, बोर्ड वही, चमक वही, और अंदर वही एसी की ठंडी हवा, चाय कॉफी की खुशबू और सेल्समैन की घमंड भरी मुस्कानें। जैसे ही विक्रम और उनके पिता ने शोरूम में कदम रखा, सेल्समैन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। विक्रम जानता था कि फिर वही होगा। सेल्समैन बिना मुस्कुराए बोला, हाँ भाई साहब, यहां कार बहुत महंगी मिलती है, बजट में है तो ही देखिए। पिता कुछ कहने ही वाले थे कि विक्रम ने उनका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, शांत रहिए बापू, मैं सब संभाल लूंगा। सेल्समैन फिर बोला, देखिए, समय खराब मत कीजिए, हम सिर्फ सीरियस कस्टमर से डील करते हैं। अब विक्रम मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें तिरस्कार नहीं, ठंडी आग थी। मैनेजर को बुलाइए, विक्रम ने कहा। सेल्समैन चिढ़ गया, क्यों? क्या मैनेजर आपका नौकर है? विक्रम ने जेब से एक कागज निकाला और उसके हाथ में थमाया। सेल्समैन ने जैसे ही पेपर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें लिखा था, डील क्लोज, शोरूम बिक्री के लिए फाइनल खरीदार विक्रम चौहान। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, इस शोरूम का मालिक मैं हूं। सेल्समैन की जुबान जैसे सूख गई। बाकी स्टाफ भी धीरे धीरे एक जगह जमा हो गया। विक्रम ने ऊंचे स्वर में कहा, याद है, कुछ साल पहले मैं और मेरे पिता इसी दरवाजे से लौट आए गए थे, क्योंकि हम गरीब दिखते थे, क्योंकि हमारे पास एटीट्यूड नहीं था, ब्रांडेड कपड़े नहीं थे। आज मैं तुम्हारा मालिक हूं, लेकिन मैं वही विक्रम हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैं चुप नहीं हूं। मैनेजर ने आकर विक्रम को नमस्कार किया और बोला, सर, हम माफी चाहते हैं। हम नहीं जानते थे कि आप विक्रम ने टोका, माफी की जरूरत नहीं है, पर एक बात जरूर सीखो, किसी को उसके कपड़ों से मत परखो। तुमने हमें गरीब समझा, पर शायद इंसान भी नहीं समझा। पूरा स्टाफ खामोश खड़ा था। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तूने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अपमान का बदला इज्जत से लिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बापू, बदला कभी गुस्से से नहीं लिया जाता, उसे बदलाव से लिया जाता है। और मैंने सिर्फ जवाब दिया है, वह भी अपने तरीके से। उसी समय विक्रम ने एक आदेश दिया, शोरूम में एक स्पेशल डिस्काउंट स्कीम शुरू की जाए, जहां गांव के किसी भी जरूरतमंद किसान या गरीब परिवार को गाड़ी चाहिए हो, उसे विशेष रियायत पर दी जाएगी। और एक दीवार पर बड़ा पोस्टर लगवाया गया, कभी किसी को छोटा मत समझो, हो सकता है वह कल तुम्हारा मालिक हो। अब विक्रम उस कुर्सी पर बैठा था जहां कभी उसे बैठने नहीं दिया गया था, पर उसके मन में अब भी घमंड नहीं था, बस संतोष था। वापसी के रास्ते में जब पिता और बेटा गाड़ी में बैठे तो पिता ने कहा, अब क्या सोच रहे हो बेटा? विक्रम ने कहा, अब असली खेल शुरू करना है बापू, अब मेरे जैसे हजारों विक्रम तैयार करने हैं। और गाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी।